जीत है और मैं बड़े फैमिली का पार्ट हूँ। लकड़ी के सामान के साथ साथ मैं कॉफ़ी और फर्नीचर का काम करता हूँ और लोगों के उनके घर तक डिलीवर कर देता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मुझे एक वोटर मिलने वाला था और वो ऑर्डर इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं उस ऑर्डर को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुआ बैठा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस ऑर्डर को लेते लेते मेरे रातों की नींद हराम हो जाएगी। खरा ये जानते इस ऑर्डर के पीछे ऐसा क्या था जिसने मुझे एक दौर के लिए भयभीत कर दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे तहसील परिसरपुर के अंदर हमें एक नया काम मिला था। उस काम के दौरान हमें एक रेस्टोरेंट का फर्नीचर तैयार करना था और उसके लिए हमें पहले लकड़ियां दी गई थी। रेस्टोरेंट भी अभी नया नया खुलने वाला था, तो एक तो हमारी जानकारी भी बढ़ने वाली थी, उसके साथ ही साथ वो काम इतना ज़्यादा बड़ा था कि 1 महीने तक हमें किसी दूसरे काम की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए हम उस काम को अपने ऊपर लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, कुछ दिन के अंदर ही वो सारा काम मुझे सौंप दिया गया। मेरे अलावा मेरी दुकान में काफ़ी और लोग भी काम करते थे। उस दिन हमें सामान लाने के लिए रोहिडे के पेड़ को लाना था, यानी कि रोहिडा का पेड़ जो खेत से उखाड़ कर घर लाना था, क्योंकि उस पेड़ की लकड़ी इतनी ज़्यादा शानदार होती है कि काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है और कहीं गलती भी नहीं। साथ ही उसके अंदर छेद भी बहुत कम होते हैं। इसलिए हमने उस रेस्टोरेंट के मालिक को पहले ही बता दिया था कि हमें किसी भी हालत में एक रोहिडा के पेड़ की लकड़ी का इंतजाम करना होगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें एक खेत बता दिया, हमें वहीं से उसी के मजदूर लेकर पूरे पेड़ को उखाड़ कर लाना था। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी गाड़ी लेकर। लेकिन हमें क्या पता था कि जब तक हम वापस लौटेंगे तब तक हम कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे। फिर हम सभी उस खेत के लिए निकल पड़े और वो खेत गांव से भी 7 किलोमीटर आगे सटा हुआ था। उसके साथ ही साथ उस खेत के बगल में एक पुराना कब्रिस्तान भी बना हुआ था और वो कब्रिस्तान देखने में थोड़ा भयभीत कर देता, पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम उस खेत में पहुंच गए। फिर हम उस खेत में पहुंचे तो हमने देखा कि पहले से उस खेत का धनी वहां पर मौजूद है और वो हमें उन रोहिड़ों की तरफ अपने हाथ से इशारा करके बता रहा है कि कहां से हमें पेड़ उखाड़ने हैं। लेकिन उस खेत में पहुंचने के बाद तो हमारे होश ही उड़ गए। दरअसल हमें पता चला कि हमें सिर्फ एक पेड़ को नहीं उखाड़ना है, बल्कि वहां पर मौजूद तकरीबन 13 से 14 पेड़ को उखाड़ना होगा। फिर मैंने उस रेस्टोरेंट के मालिक को फ़ोन किया तो उसने बताया कि ऊपर के केबिन का भी काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसका सारा काम भी आपको ही दिया जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे खुश होना चाहिए या फिर टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा काम हमारे सर चढ़ चुका था। क्योंकि अब हमें काफ़ी दिनों तक काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फिर क्या था, हमने एक एक करके सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और साथ ही हमने ये भी सोच लिया था कि आज की रात हम यहीं पर रुक जाएंगे, वो भी इसी खेत में। उसके बाद शुरू हुआ हमारा काम। हमने उस खेत के करीब करीब काफ़ी सारे पेड़ों को काट दिया था। लगभग शाम तक इसी तरह लगे रहे थे। जब हमको चाय की इच्छा होने लगी तब हमने उस खेत के मालिक को चाय के बारे में कहा, तो उसने बताया कि उसका घर यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर है और वहाँ से चाय लाते लाते चाय तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर आज की रात में यहीं पर रुकना था तो हमें अपने खाने की सुविधा भी हमें ही करनी थी। अगर यहाँ से उनका गांव 9 किलोमीटर दूर था तो खाने की सुविधा कैसे होगी। फिर उसके बाद मैंने अपने एक सहकर्मी को खाना लाने के लिए उनके गांव भेज दिया, क्योंकि उनके गांव में बड़ी बड़ी होटल और ढाबा भी थे, तो वहाँ से खाना पैक करवा कर वो आसानी से ला सकता था। उसके तुरंत बाद मैंने अपने एक सहकर्मी को उस गांव के अंदर भेज दिया। लेकिन उस मालिक ने बताया था कि हमें थोड़ा ध्यान से खाना पीना करना होगा, क्योंकि इस खेत के आजू बाजू में जो हम लोगों को जोहड़ नजर आ रहा था, उस जोहड़ के अंदर कुछ ऐसी परलौकिक चीजें रहती हैं जिन पर विश्वास करना काबिल नहीं होता, लेकिन वो चीजें कहने मात्र से ही बहुत ज़्यादा खौफनाक लगने लगती है। उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि गांव के लोग हैं, ऐसे ही करते रहते हैं और इन लोगों को भूत प्रेत पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास होता है, तो इन लोगों का इन चीज़ों के प्रति इस तरह का स्वभाव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर हम फिर से काम में जुट गए। हमारे लिए एक अच्छी बात यह थी कि आज की रात में चांद अपनी पूरी गरिमा के साथ आसमान में था, तो हम चांद की हल्की हल्की रोशनी में सब कुछ देख सकते थे। चांद की उस रोशनी से हमें किसी छोटे लाइट की तरह सब कुछ नजर आ रहा था और उस रोशनी के अंदर हम सारी चीज़ों को आसानी से संभाल पा रहे थे।
उसके बाद हमारा सहकर्मी वहां पर पहुंचा और उसके हाथ में एक थैली थी जिसके अंदर शायद खाना था। हम सभी को बहुत जोर की भूख लगी थी। पूरे दिन में हमने पानी के अलावा कोई और चीज ग्रहण नहीं की थी, इसलिए हम सभी लोगों को भूख लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर हम सभी खाने पर टूट पड़े। किसी तरह उन लोगों में खाना बांटने के बाद जब मैंने अपने उस सहकर्मी की तरफ देखा जो अभी अभी यहाँ पर खाना लेकर पहुंचा था, तो उसका पूरा का पूरा चेहरा पसीने से भींगा हुआ था और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का बर्ताव वो क्यों कर रहा है। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ तुझे, ठीक तो है ना तू? तो उसने डर से कपकपाती जुबान में कहा, हाँ मालिक मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बोलने के तरीके से मैं इस बात का पता लगा पा रहा था कि वो ठीक नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर मैंने उससे हल्के से स्वर में कहा, देख तू चिंता मत कर, सच बता क्या हुआ तेरे साथ जो तू इतना डरा हुआ है। फिर उसने बताया कि जब वो बाइक लेकर उस सुनसान पड़े जोहड़ को पार कर रहा था तो उसकी बाइक का हैंडल अचानक ही घूम गया था और ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने हाथों से कंट्रोल खो चुका है। उसका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। अपने नीचे काम करने वाले सहकर्मी की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूर इसने कुछ गलत सलत सोचा है, इसलिए इसके साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने सहकर्मी को कहा, देख चिंता मत कर यार, ये सब कहने की बात है, हो सकता है कि तुम्हारे साथ कोई भ्रम हुआ हो। कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इस बात पर मेरे सहकर्मी ने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने को कहा और मेरी बात मान गए। वो आराम से सोने लगा और हम सभी काम करने में लग गए। तभी हम में से एक और जना अचानक ही उठते हुए भागने लगा और बोला, मालिक कुछ तो है यहाँ पर जो हमें नजर नहीं आ रहा है। उसकी वास्तविकता से हम रूबरू नहीं हो सके, लेकिन वो अपने होने का हमें एहसास करवा रहा है। अब तक उस खेत का मालिक भी वहां से जा चुका था, तो ऐसे में हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि ये सभी इस जगह पर आकर भड़क चुके हैं और इन्हें अब डर लग रहा है। किसी तरह मैंने उन दोनों को समझाया और शांत किया, और उन्हें शांत करने के बाद मैंने सोचा कि अब इन सभी को रेस्ट करने के लिए बोल देता हूँ ताकि कोई भी ऐसी हरकतें ना करे। मैंने सभी को वहीं ज़मीन पर सुला दिया ताकि वो आराम से सो सकें। गर्मियों का मौसम था तो सभी के पास अपनी अपनी चादर थी और वो सभी अपनी अपनी चादर ओढ़कर वहीं लेट गए। उसके बाद मैं भी गाड़ी के बगल वाले हिस्से में जाकर आराम से लेट गया और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि गाड़ी के सामने जो रोहिड़ा कटा पड़ा था उसके ऊपर दो जने उसे काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में कोई भी औजार नहीं था। ये देखकर मैं दंग रह गया। फिर मैं तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतरा ये देखने के लिए कि आखिर वो है कौन। तो मैंने पाया कि वो कोई इंसान नहीं थे। उन दोनों के पैर एकदम से पीछे की तरफ घूमे हुए थे। एक पल के खातिर तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लगा और उसके बाद मेरे भी मुंह से जोरदार चीख निकल गई और चीख के निकलते मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। फिर दोबारा मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने पाया कि मैं तो अभी भी गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। जो मैंने अभी अभी देखा था वो कोई वास्तविकता नहीं थी बल्कि एक सपना था। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और फिर मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहां पर कोई नजर ही नहीं आया। फिर मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर अपने मजदूरों को देखना ठीक समझा, इसलिए मैं हल्के से गाड़ी का फाटक खोलकर नीचे की तरफ उतरने लगा। पर मुझे क्या पता था कि मैं अब जो देखने वाला हूँ उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि बाद में जैसे मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा खाली पड़ा था। मेरा कोई भी मजदूर गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में नहीं था और ये देखते मेरे तो होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा तो एक पल के खातिर दिमाग ही घूम गया। फिर मैं जल्दी से उन्हें आजू बाजू में ढूंढने लगा तो मुझे पता चला कि वो तो कहीं भी नहीं है। फिर मैं थक हार कर वहीं पर नीचे बैठ गया और जैसे मैं नीचे बैठा तो मैंने देखा कि वो सारे के सारे जने गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे और उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके मुंह से पसीना टपक रहा था और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। तभी उन्होंने हाथ से मुझे अपनी ओर बुलाया और मुझे लगा कि शायद ये सभी डरे हुए हैं। आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतना अजीबपन का माहौल देखा था। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरीके के नज़ारे को नहीं देखा,
क्योंकि वहाँ पर सभी डरे हुए थे। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद उन्होंने काफ़ी कुछ अजीब देखा है, और इसलिए मैं भी उन सभी के पीछे पीछे उस गाड़ी के नीचे जाने लगा। और उसके बाद जैसे मैं उनके करीब जाने लगा तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे मालिक, आप गाड़ी के नीचे क्यों जा रहे हैं? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? इतना सुनते ही जब मैंने एकदम से अपने पीछे की तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मानो मेरे पांव तले ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि वो तो मेरा ही मजदूर था जो पानी पीकर वापस से गाड़ी के पीछे आया था। इस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी वहाँ से खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। फिर जब मैंने एक बार फिर उस गाड़ी के नीचे देखा तो मैंने पाया कि वो गाड़ी के नीचे वाले मजदूर अब किसी कुत्ते जैसे रूप में बदल गए थे। उनका आधा शरीर किसी कुत्ते के रूप में था और उनका आधा शरीर किसी इंसानी रूप में। फिर मैं तो एक कदम पीछे हट गया। इस वक्त मैं इतना ज़्यादा सहम गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद उस मजदूर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाया और फिर मुझे गाड़ी के अंदर भेज दिया। उसके बाद जैसे मैं गाड़ी के अंदर पहुंचा तब भी मेरा शरीर कांप रहा था, पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कयामत की होने वाली है। दहशत का मैंने सिर्फ एक छोटा सा नज़ारा देखा था, क्योंकि उसके बाद जैसे मैं डरते हुए गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि अब गाड़ी के नीचे से निकल गए वो काले काले शैतान अब गाड़ी के बाहर तक आ पहुंचे हैं और उन्होंने गाड़ी के शीशों को चारों तरफ अपने हाथों से मारना शुरू कर दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के अंदर ही वो गाड़ी के कांच को एकदम से तोड़ देंगे। अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और इसी बीच मेरा एक मज़दूर फिर से मेरे पास पहुंचा और मुझे संभालने लगा। फिर मैंने उस मज़दूर को बताया कि मुझे उस जगह पर क्या नज़र आ रहा है, तो उस मज़दूर ने कहा, उसे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर से मैंने एक बार अपने चारों तरफ एक बार फिर से नज़र घुमाते हुए देखा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक बार फिर वहाँ का नज़ारा पूरी तरह से साफ हो गया था। तभी मेरे बगल में बैठे उस मज़दूर के सर के अंदर से खून बहने लगा। उसके सर से ब्लड इतनी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा था कि धीरे धीरे उसका खून मेरे हाथों पर टपकने लगा, और उस खून को देखकर वो मज़दूर भी हैरान हो चुका था। सच कहूँ तो मैंने आज से पहले कभी भी इतने डर को महसूस ही नहीं किया जो मैं आज पहली बार कर रहा था। तभी वो मज़दूर कांपती जुबान में बोला, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। उस मज़दूर की बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि भागने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और उस वक्त मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झट से गाड़ी से नीचे उतर गया। उस वक्त मैं इतनी तेज़ गति से भागा, लेकिन भागने से पहले मैंने आवाज़ लगा दी थी कि यहाँ कोई मत रुकना, सभी मज़दूर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लेकिन उनके कानों में इतनी जल्दी मेरी बात कहाँ पड़ने वाली थी। वो सभी खर्राटे मारकर आराम से सो रहे थे। अभी मैं भाग ही रहा था, तभी मैंने देखा कि वो दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक पड़ा है। उसके अंदर से बाहर निकलना तो अब नामुमकिन हो गया है। एक तो उस दरवाजे की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और ऊपर से चारों तरफ जाल लगा हुआ था, और उस लोहे की जाल की वजह से यहाँ से निकल पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अभी मैं उस जाल को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एकदम से पीछे की तरफ खींच लिया। मैं इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ज़ोरदार चोट आ गई और मैं दर्द से चीखने लगा। मेरे मुंह से आवाज़ कुछ इस कदर निकल रही थी कि मुझे बचाने वाला तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, और मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग भागते हुए मेरे पास आ रहे हैं, और कुछ ही देर के बाद सच में कुछ लोग मेरे पास पहुँचे, जिन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मेरे पैरों को भी एकदम से पकड़ लिया। मुझे लगा कि ये सभी मज़दूर हैं, और उसके बाद मुझे पकड़कर वो कहीं पर लेकर जा रहे थे। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद ले जाते वक्त मैं किसी घास फूस से लगातार टकराता ही जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो सभी मुझे लेकर एक जगह पर पहुँचे और मुझे वहाँ पर लिटा दिया गया। कमर के बल पर लेटाने की वजह से मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इतने में ही मुझे अपने साथ साथ किन्हीं और लोगों के दर्द से कराहने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने पलटते हुए अपने बाजू में देखा तो वो सारे मज़दूर भी मेरे बगल में थे। जब मैंने उन मज़दूरों को अपने बगल में पड़ा हुआ देखा तो मैं उनकी तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि उनके भी शरीर पर काफ़ी ज़्यादा खरोंच आई थी और वो भी दर्द से तड़प रहे थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में अब दर्द थोड़ा कम हो गया था, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जैसे तैसे मैं उठकर बैठ गया
और उसके बाद मैं चैन की सांस लेते हुए अपने आजू बाजू में देखने लगा तो मैंने देखा कि हम किसी चार दीवार के अंदर थे जिसके दीवारों के ऊपर लंबी लंबी जालियां बनी हुई थी। अभी मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक उस हॉल का दरवाजा एकदम से खुल गया और दरवाजा खुलते ही जब मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा तो अपने पैरों में भारी जूते पहने एक लंबा चौड़ा आदमी उस हॉल के अंदर पहुंचा। और उस हॉल में पहुंचते ही मैंने उस आदमी की ओर गौर से देखा तो मैंने पाया कि उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और नीचे की तरफ लटक रही थी। इस नज़ारे को देखकर मेरा बदन और भी ज़्यादा कांप रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी मेरे पास आने लगा और उसने अचानक ही मेरे पैर को पकड़ लिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने अचानक ही मेरे पैर को पकड़ा और मुझे फिर से घसीटने लगा। बस इतने में मेरे जिस्म में मुझे और भी ज़्यादा दर्द का एहसास हो रहा था। फिर वो मुझे घसीटते हुए बाहर लेकर आ गया और उसके बाद जैसे मैं बाहर पहुंचा तो उसने अपने नाखून मेरे गर्दन के अंदर गड़ाने शुरू कर दिए थे और अब मेरी सांस भी एकदम से अटकने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की मौत का टाइम आता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। मैं भी अपने शरीर को इधर उधर हिलाने लगा और किसी तरह मैं उसके चंगुल से छूट गया। और जैसे मैं उसके चंगुल से छूटा तो मैं जल्दी से उठा और फिर वहाँ से भागा। इस बार मैं इतनी तेज रफ्तार से भागा कि मैंने एक बार भी अपने पीछे पलट कर नहीं देखा। मैं अपने कदम पटकते हुए जल्दी से वापस से उस हॉल के अंदर पहुंच गया और उसके अंदर वाले दरवाजे को लॉक कर दिया। मुझे लगा कि अब वो शैतान अंदर नहीं आ पाएगा। जब इंसान को अपना काल अपने सामने नजर आता है तो वो किसी भी हाल में भागता जरूर है। फिर मैं जल्दी से उन सभी मजदूरों को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उनमें से 3-4 मजदूर तो तुरंत ही खड़े हो गए, लेकिन बाकी अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे जिनको उठाना मेरे बस में नहीं था। हम सभी एकदम से उठकर बैठ गए। उस हॉल का दरवाजा एकदम से टूट गया और दरवाजे के टूटते ही उसके टुकड़े बिखर गए। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और एक बार फिर उस हॉल के अंदर उसी शैतान की दस्तक हुई। उसके बाद जैसे वो शैतान उस हॉल के अंदर पहुंचा तो हम सभी तुरंत ही खड़े हो गए, लेकिन उठने से ही पहले उसने हम सभी पर एक जोरदार झपट्टा मार दिया। मैं तो एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा और मेरी तो सांसें अब गले में अटकने लगी थी। उसके बाद वो सभी मजदूर बेहद ही जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। मैंने भी आओ देखा ना ताओ और तुरंत ही वहां से भागने लगा। फिर हम सभी उस 2 माला जैसी बिल्डिंग से एकदम से नीचे कूद गए। जैसे हम उस 2 माला बिल्डिंग से नीचे कूदे तब हमने देखा कि हम जिस जगह पर कूदे थे वो एक पुराना कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के बिल्कुल अंदर एक मकान था और हम उसी मकान की 2 मंजिल से नीचे कूदे थे। कुछ देर पहले हमें बताया भी गया था कि उस खेत के बगल में एक पुराना कब्रिस्तान है जो उस खेत के एकदम करीब सटा हुआ है और हमें उससे ही बचकर रहना था। लेकिन अब हम सभी उस पुराने कब्रिस्तान के अंदर फंस गए थे। फिर हमें लगा कि अब हम आसानी से यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। हम सभी मजदूर वहाँ से भागने ही वाले थे कि मैंने अपने सारे मजदूरों की गिनती करनी शुरू कर दी। मुझे पता लग गया कि सारे के सारे मजदूर तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। फिर हम सभी उस कब्रिस्तान के दरवाजे से निकलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि हम उस कब्रिस्तान को पार करके बाहर की तरफ निकल पाते हमें बिजली का एक जोरदार झटका लगा और उस झटके के कारण हम औंधे मुंह नीचे गिर पड़े। वहां से नीचे गिरते ही हम सभी एकदम से चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि इस कब्रिस्तान के अंदर भला ऐसे करंट कैसे लग सकता है, वो भी बिजली का इतना जोरदार झटका। मैं तो बुरी तरह से डर गया था और ऊपर से जब हमने दरवाजे को भी हाथ लगाने की कोशिश की तो उसके अंदर भी करंट आ रहा था। तभी कब्रिस्तान के अंदर हमें एक आदमी नजर आया। दिखने में वो किसी चौकीदार की तरह लग रहा था। फिर वो मेरे पास आकर बोला, देखो इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसके कहने का अंदाज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जब मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो एक बार फिर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो भी एक मरा हुआ शख्स था। उसके बाद जब मैंने उसके चेहरे को ठीक से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो तो कोई भूत है। फिर मैं डर के मारे उस भूत से एकदम से पीछे की तरफ खिसक पड़ा और मेरे पीछे खिसकते ही उस भूत ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर अपनी जान बचानी है तो सही समय का वेट करो। मैंने हैरानी भरा जवाब देते हुए कहा, लेकिन कौन सा सही समय? तब उस आदमी ने बताया कि रात के 1:22 पर यह दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। ये एक ऐसा समय है जब आप बाहर निकल जाते हैं,
जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अभी सिर्फ 5 मिनट बचे थे, यानी कि हम एकदम सही टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए थे। अब सिर्फ 5 मिनट का इंतज़ार करना था और सच में 5 मिनट होते ही वो दरवाज़ा खुद पे खुद अपने आप ही खुलने लगा। हम जल्दी से भागे और उस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही मेरी सांस में सांस आई और फिर मैं उन सभी को लेकर उस खेत के बगल वाली सुनसान ज़मीन पर पहुंच गया और फिर पूरी रात हमने डरते हुए वहीं पर बिताई। फिर सुबह होने के बाद ही मैंने इतने बड़े ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और एक दिन की मजदूरी लेकर हम वहां से निकल पड़े, क्योंकि जिस काम में बात जान पर आ जाए तो उस काम को हमें छोड़ देना ही चाहिए। मैंने ना केवल उस ऑर्डर को कैंसिल किया बल्कि उस दिन के बाद लोगों के घर घर जाकर उनकी लकड़ियों को लाना ही बंद करवा दिया, क्योंकि अब चीज़ के प्रति मेरे अंदर डर बैठ गया था कि कहीं मेरे साथ इस तरह का हादसा दोबारा ना हो जाए। इसलिए इन चीज़ों से अब मुझे डर लगने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।